सो गाइस टुडे वी डिस्कस ऑन सब मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। आई होप आपको पिछला दोनों वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ये जो है वो तीसरा वीडियो है जो तो फर्स्ट लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इज सॉलिड ग्राउंड क्यूरिंग इज डेवलप बाय कि जो सॉलिड ग्राउंड क्यूरिंग जो है वो क्या होता है कि उसे हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या करना पड़ता है, जो लिक्विड जो है आपका फोटोपॉलीमर जो फोटो सेंसिटिव जो लिक्विड होगा उसको स्प्रेड करना पड़ता है। उसके बाद में उसके ऊपर आपको मास्क को पोजिशन करना पड़ता है कि मास्क का मतलब ये होता है कि जिस टाइप्स को आपको जो है वो पहले मास्क जनरेट करना पड़ता है, उसी के बाद में आप क्या करते हो लिक्विड जो है जो फोटोपॉलीमर उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, मास्क को रखना पड़ेगा ताकि जो अल्ट्रावायलेट जो रे आएगी वो डायरेक्टली उसको एक्सपोज कर देगी जो रिक्वायर्ड पार्ट आपको चाहिए। ओके, तो ये कंडीशन जो होती है वो एसजीसी के अंदर होती है। ओके, मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सॉलिड ग्राउंड क्यूरिंग इज डेवलप बाय ऑप्शन ए 3D सिस्टम, ऑप्शन बी सोनी, ऑप्शन सी CMET एंड ऑप्शन डी क्यूबिटल। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सॉलिड ग्राउंड क्यूरिंग जो है वो डेवलप की गई थी वो है क्यूबिटल के द्वारा डेवलप किया गया है। ओके, जो 3D जो सिस्टम होगा वो यानी कि जब बहुत ज़्यादा यूज किया गया है, जो 3D सिस्टम जो कंपनी जो है उसने बहुत ज़्यादा जो मॉडल को क्रिएट किया था वो हम आगे बात करेंगे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन सी क्रिएट की है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज डेवलप बाय कि लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। आई होप आपको इसके बारे में पता होगा कि इसको हम जनरली शॉर्ट फॉर्म के अंदर लोम बोलते हैं। इस वाले लोम में क्या होता है कि पहले हम क्या करते हैं, आपके पास एक तो सप्लाई रोल होता है, दूसरा टेकअप रोल होता है। सप्लाई रोल से आप क्या करते हो कि जो प्लेटफॉर्म जो सप्लाई रोल से क्या करते हो आप जो सीट को सप्लाई करने का काम करते हो प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ से आपका लेजर बीम जो स्कैन करेगा रिक्वायर्ड पार्ट को। ओके, एंड उसके बाद में जो आपका जो पार्ट रिमूव हो जाएगा उसको क्रॉस हैच स्क्वायर शेप के अंदर वो क्या करते हैं उसको रिमूव कर देता है, जो कि टेकअप रोल के द्वारा लिया जाता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो सीट है वो लोडेड हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज डेवलप बाय कैम लैम, ऑप्शन बी केरा कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी क्यूबिक टेक्नोलॉजी एंड ऑप्शन डी स्ट्रेटेसिस। तो यहाँ आपको बता देता हूँ कि जो लोम जो है वो डेवलप किया गया था वो क्यूबिक टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया था। ओके, तो इसके बाद में हम बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3, फुल फॉर्म ऑफ लेंस इज ऑप्शन ए लैमिनेशन इलेक्ट्रॉन नेट सिंटरिंग, ऑप्शन बी लैमिनेटेड इंजीनियर नेट शेपिंग, ऑप्शन सी लेजर इंजीनियर नेट शेपिंग एंड ऑप्शन डी इज लेजर इंजीनियर नेट शेपिंग। ओके, तो यहाँ पर जो है वो जो ऑप्शन जो सी है वो लेजर इंजीनियर नेट शेपिंग जो होता है वो फुल फॉर्म होता है लेंस का। ओके, तो ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आ सकते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिए। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रैपिड सिस्टम इज नॉट डेवलप बाय 3D सिस्टम, कि इनमें से इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन से जो प्रोसेस है जो है 3D सिस्टम जो है उसके द्वारा डेवलप नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो SLS है सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग वो भी डेवलप किया गया था 3D सिस्टम के द्वारा। MGM जिसको मल्टीजेट यानी कि जो है मॉडलिंग बोलते हैं हम। ओके, मल्टीजेट मोल्डिंग या मशीनिंग बोलते हैं। ऑप्शन सी पेपर लेमिनेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑप्शन डी SLA सिलेक्टिव लेजर जो ऑपरेटर जो सिलेक्टिव स्टीरियोलिथोग्राफी ऑपरेटस जो होता है वो। तो यहाँ पर जो है SLS MGM और SLA जो है और STL स्टीरियोलिथोग्राफी वो भी जो है 3D सिस्टम के द्वारा ही डेवलप किया गया था। इसलिए यहाँ पर जो पेपर लेमिनेशन टेक्नोलॉजी जो है वो 3D सिस्टम के द्वारा डेवलप नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री मॉडलिंग मेथड, ऑप्शन ए वायर फ्रेम मॉडलिंग, ऑप्शन बी सरफेस मॉडलिंग, ऑप्शन सी सॉलिड मॉडलिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबो। तो आपको पता होगा कि ज्योमेट्री जो मॉडलिंग होती है वो 3 टाइप्स की होती है जनरली। अगर देखा जाए तो वायर फ्रेम मॉडलिंग भी होती है जिसको आप लाइन और जो है कर्व के द्वारा डिनोट कर सकते हो जो डिफाइन करोगे ऑब्जेक्ट को। और सरफेस मॉडलिंग होती है वो भी जो है वो यानी कि रिप्रेजेंट करती है जो डिफाइन करेगी ऑब्जेक्ट को स्किन्स ऑफ जो जिसकी कोई थिकनेस और जो यानी कि मेटेरियल टाइप्स जो वो हमें पता नहीं होता। ओके, तो जबकि जो सॉलिड जो होता है सॉलिड मॉडलिंग में आपको पता है कि उसका फेस वर्टिसेस जो होगा सरफेस है उसका वॉल्यूम कितना है वो सब उसमें पता होता है सरफेस मॉडलिंग के अंदर। तो यहाँ पर जो हमने बताया कि जो ऑप्शन जो मतलब टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री मॉडलिंग होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, वायर फ्रेम, सरफेस मॉडलिंग, सॉलिड मॉडलिंग। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन जो राइट है इसलिए हमारे पास ऑल ऑफ वो जो है ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। ओके, आई होप आपको पाँचों के पाँचों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप्स ऑफ पॉलीहाइड्रन, कि प्रिज्म, पिरामिड, क्यूब एंड स्फीयर। तो बिफोर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस फर्स्टली वी अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलीहाइड्रोन। तो पॉलीहाइड्रोन इसी जो है नेम से ही पता चल रहा है कि पॉली का मतलब होता है वो मैनी होता है। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी होता है, जबकि हाइड्रोन का मतलब होता है सरफेस, कि जब आप मैनी सरफेस को जब जॉइंट टुगेदर करोगे तो उससे क्या हो जो यानी कि जो आपका ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होगा, जो मॉडल का फॉर्मेशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोन बोलते हैं। ओके, तो पॉलीहाइड्रोन जो होता है वो प्रिज्म भी होता है, पिरामिड भी
होता है और क्यूब शेप भी होता है, लेकिन जो स्पेयर है, सिलेंडर है, ये जो है वो नॉन पॉलीहेड्रन होता है। क्यों? क्योंकि स्पेयर जो होता है उसमें क्या होता है, आपकी जो सरफेस होती है वो कर्व सरफेस होती है। ओके, इसलिए यहाँ पर जो स्पेयर जो है वो इसका टाइप्स नहीं है पॉलीहेड्रन का। प्रिज्म भी टाइप्स होता है, आपने देखा होगा प्रिज्म जो है, पिरामिड एंड क्यूब, ये तीनों जो है टाइप्स होते हैं इसी पहले पॉलीहेड्रन के। लेकिन जो स्पेयर, सिलेंडर जो ये जो है इस तरह के जो है, क्योंकि इसमें जो सरफेस होती है वो कर्व सरफेस होती है, इसलिए जो है वो पॉलीहेड्रन जो है का इसका एग्जाम्पल नहीं है। ओके, ये आप टाइप्स बोल सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, बी बीटा रिप्रेजेंटेशन मीन्स ऑप्शन ए बिल रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी बाउंडेशन रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी जो है ब्रेक रिप्रेजेंटेशन। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि बाउंड्री जो बीटा रिप्रेजेंटेशन होता है इसका मतलब क्या होता है, बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन होता है। अब बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि जो आपका जो सॉलिड मॉडल है वो डिफाइन करता है कि आपकी सरफेस और आपकी बाउंड्री को डिफाइन करता है। तो बाउंड्री से मतलब ये आ गया कि उसके अंदर आपका फेस भी पता चल जाता है, उसमें वर्टिसेस पता चल जाता है, उसमें एज आपकी क्या है वो पता चल जाती है। तो ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन है, उसी को हम बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, आयलर इक्वेशन फॉर सिंपल सॉलिड, कि जो बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन जो है उसी के अंदर आयलर इक्वेशंस आती है। तो उसमें क्या होता है कि हमें कुछ अगर जब भी हम कोई ज्योमेट्री बनाते हैं या फिर जब भी हम कोई बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसकी कुछ जो हमें जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होना जरूरी है। इसलिए जो आयलर ने इक्वेशंस दिया, आयलर जो है एक साइंटिस्ट का नाम, उन्होंने कुछ इक्वेशन सेटिस्फाई करवाया कि जब भी आप जो बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करवाओगे तो वो जो आयलर इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो है वो सिंपल सॉलिड के लिए इसमें जो कौन सी इक्वेशंस है तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। कि एफ जो होता है वो आपका जो है वो फेस है, एज ई जो है वो आपकी एज है, वी जो है वो आपका वर्टिसेस जिसको आप कॉर्नर बोलते हो, एल जो है वो आपका लूप, एंड जो बी है वो नंबर ऑफ बॉडीज, और जी जो है वो जीनस का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कितने होल्स है। ओके, तो आई होप आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई सॉलिड बॉडी होगी, क्या उसमें लूप होगा? नहीं, उसमें लूप नहीं होगा। दूसरी बात, उस बॉडी के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपकी ज्योमेट्री जो होगी, जो जीनस, होल भी नहीं होगा। सॉलिड बॉडी जो होती है उसमें होल नहीं होता है। जनरली क्या होता है, सॉलिड बॉडी जो है तो पूरी की पूरी जो होती है वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट जो है वो क्लोज लूप के अंदर होता है। ओके, तो क्लोज लूप होने की वजह से यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो जनरल इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, जनरल। ओके, जबकि ये जो इक्वेशन है वो सॉलिड के लिए डिफाइन की जाती है। जबकि ये जो इक्वेशन होती है इसके अंदर क्या होता है, जब भी लूप कब होगा, जब आपके पास ओपन इक्वेशन होगी या ओपन जो है ओपन ऑब्जेक्ट होगा। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट अगर ओपन है ऊपर से या नीचे से, यहाँ पर जहाँ पर लूप होगा, तो वो केस में हमारे पास बात जो करते हैं वो इस केस में बात करते हैं। तो 3 टाइप की आयलर ने इक्वेशन दी थी, एक तो जनरल इक्वेशन थी, एक सॉलिड इक्वेशन थी, एक ओपन ऑब्जेक्ट इक्वेशन देती है। तो अब देखते हैं हम एग्जाम्पल जो क्वेश्चन नंबर 9 लिया वो हमने इसी एग्जाम्पल को सेटिस्फाई करने के लिए एग्जाम्पल दिया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि वैलिडिटी चेकिंग फॉर सिंपल सॉलिड सर्टिफाई, कि हमें जो है आयलर इक्वेशन जो सिंपल सॉलिड के लिए जो था उसको सेटिस्फाई करके दिखाना है इस इक्वेशन के अंदर। तो चलिए इसमें क्या होता है ये आपको पता होगा। ये जो है हम क्यूबिड लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहले हम बात करते हैं कि जब हमारे पास इक्वेशन है एफ माइनस का ई, ओके, प्लस का वी विच इज इक्वल टू 2। मैं दोबारा बोल देता हूँ कि एफ यहाँ पर फेस है। अब फेस क्या होता है, अब आपको पता है कि जब आप सपोज एक रूम में बैठे हुए हो तो उसका जो ये जो पार्ट 4 तो कॉर्नर होंगे, 1 2 3 और 4। ओके, और जो ऊपर का पार्ट और जो नीचे का लोअर पार्ट वो 6 पार्ट हो गए। तो कितने टोटल फेस हो गए, 6। तो 6 तो यहाँ पर फेस हो गया है। अब एज किसे बोलते हैं, ये जो लाइन है स्ट्रेट जो लाइन आ रही है, ये स्ट्रेट जो है उसको इस स्ट्रेट एज बोलते हैं, इसको हम जनरली या एज आप बोल सकते हो। तो जनरली क्या होगा, देखो 4 एज इधर आ रही है और 4 इस वाले पार्ट के ऊपर, मतलब 1 2 3 4 और 1 2 3 4 8 हो गए, 9 10 11 12। तो टोटल कितनी एज हो गई, 12। ओके, प्लस उसके बाद वर्टिसेस बोलते हैं कॉर्नर को, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, तो यहाँ पर वर्टिसेस टोटल 8 है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो 6 माइनस का 12 माइनस का 6 और प्लस का 8 तो 2, मतलब 2 इज इक्वल टू 2। तो मतलब कि यहाँ पर आयलर इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये आपका जो बाउंड्री जो रिप्रेजेंटेशन है वो सही है। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास दे रखा है ऑप्शन ए ट्रू या ऑप्शन बी फॉल्स, तो हमारा आयलर इक्वेशन सेटिस्फाई कर लिया, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, एसटीएल स्टीरियोलिथोग्राफी इज डेवलप बाय, कि किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो पिछले 4th क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको समझाया था कि जो एसटीएल होता है या आपका जो एसटीएल है, एसएलएस है, या फिर आपकी जो हमने बताया था जो एसएलए है, तो वो जो 3D सिस्टम के द्वारा डेवलप किया गया था। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, एसटीएल फॉर्मेट स्पेसिफाई,
कि जब भी क्या होता है कि स्टिल फाइल फॉर्मेट आपको पता है कि स्टैंडर्ड टेस्लेशन लैंग्वेज होता है या स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज होती है, तो वो फॉर्मेट जो है वो किस लैंग्वेज में सेटिस्फाई होता है, मतलब कि जो स्टिल जो फाइल फॉर्मेट होगा वो किस फॉर्म के अंदर स्पेसिफाई करते हैं हम। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो जब भी स्टिल फाइल होगा वो आपका जो है, जैसे ही आपने क्या किया मॉडल को क्रिएट किया, तो ज्योमेट्री जो आप ट्रांसफर करोगे स्टिल फाइल के अंदर, जो ज्योमेट्री आप ट्रांसफर करोगे स्टिल फाइल के अंदर, तो वो फाइल जो होती है वो आपकी स्काई और बाइनरी के फॉर्म के अंदर होती है। स्काई जो होता है वो इसका मतलब क्या होता है, स्काई मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इनकोडिंग बोलते हैं, दूसरा बाइनरी कोडिंग। तो ये जो दोनों के दोनों जो है ऑप्शन इज राइट है कि यहाँ पर जो बाइनरी जो होता है वो यहाँ पर जो होता है थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर जनरली स्काई भी यूज किया जाता है यहाँ पर। ओके, तो स्काई और बाइनरी जो फॉर्मेट के अंदर होगा वो आपकी एचटीएमएल फाइल होगी वो इसी फॉर्म के अंदर होती है। ओके, इसी जो है ना कि आप प्रोग्राम के फॉर्म के अंदर बोल सकते हो या प्रोग्राम के फॉर्म में होती है। आपकी जो ज्योमेट्री होगी वो आपको डिफाइन किया जाता है कि स्काई के अंदर कि भाई स्टार्टिंग में सॉलिड नेम बताया जाता है, उसके बाद में एंड लूप क्या है आपका, जो स्टार्ट लूप जो फेसेट जो है वो डिफाइन किया जाता है, उसके बाद में एंड जो सॉलिड है आपका वो डिफाइन किया जाता है। इसी प्रकार बाइनरी के अंदर आपका यूनिट डिफाइन किया जाता है, यानी जो हेडर है 880 हेडर है, तो इस प्रकार जो है वो डिफाइन किया जाता है इसके अंदर। तो आपकी जो फाइल फॉर्मेट है वो इसी प्रकार होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है 3D इंपोर्ट फॉर्मेट ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, कि जब भी आप एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फाइल को जब इंपोर्ट करते हो तो उसका फाइल फॉर्मेट जो है सेव होने का वो किस फॉर्मेट के अंदर होगा, .amf, .ami, .jpg, .png। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जब भी हम 3D यानी कि इंपोर्ट फॉर्मेट जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का फाइल फॉर्मेट इंपोर्ट करते हैं तो उस केस में आपका जो है .amp जो है उसमें उसके फॉर्म में आपका सेव होता है फाइल फॉर्मेट, जो फॉर्मेट होगा फाइल का वो इसी फॉर्म के अंदर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट रैपिड टूलिंग, और आईओ इनडायरेक्ट रैपिड टूलिंग आपको पता होगा कि हम जो एएम से एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से जो हमने मॉडल यूज किया था उस मॉडल का हम यूज जो है एज ए पैटर्न यूज करेंगे इनडायरेक्ट रैपिड मॉडलिंग के अंदर, तो टूलिंग के अंदर। ओके, कि जो एएम टेक्नोलॉजी से जो आपने जो एसटीएल से एसजीसी से एफडीएम से जो आपने जो मॉडल बनाया है उस मॉडल का हम यूज करेंगे एज ए पैटर्न आपको पता होगा क्या होता है पैटर्न रिप्लिका ऑफ फाइनल पार्ट, रिप्लिका ऑफ फाइनल पार्ट होता है, इसलिए उसको हम एज ए पैटर्न यूज करेंगे फॉर एडिट जो हमारा जो इनडायरेक्ट रैपिड टूलिंग के अंदर। तो यहाँ पर जो है आपको पता होगा एसएलएस जो है वो आपका क्या होता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टाइप है, एफडीएम भी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टाइप है, एसजीसी भी इसी का टाइप है। लेकिन यहाँ पर सिलिकॉन रबर टूलिंग होता है वो क्या होता है आपका जो है वो आपका इनडायरेक्ट रैपिड टूलिंग का टाइप है। ओके, आई होप आपको सिलिकॉन रबर टूलिंग के बारे में पता होगा। मैं यहाँ पर ज़्यादा समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि शायद जो आपका जो वीडियो मेरा जो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। जिंक एल्यूमिनियम, तो और ऑप्शन बी जो है वो जिंक एंड लेड, ऑप्शन सी टिन एंड जो लेड एंड जो ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो है आपका जो कुछ जो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो 14 जो है उसमें ए जो है आपका मतलब कि जो किस टाइप का मेटल आप यूज करते हो यानी जो मेटल स्प्रे के ऊपर, तो वहाँ पर जो है आपका जिंक एल्यूमिनियम वो है हम यूज करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 क्या होता है, विच टाइप ऑफ टूलिंग इज इन्वेस्टमेंट कास्टिंग एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में क्या होता है लॉस्ट वैक्स का यूज करते हैं हम। तो वहाँ पर क्या होता है पहले आपको पैटर्न बनाना पड़ता है, जो डायरेक्टली पैटर्न आपने बना चुका है, तो इसका मतलब जो डायरेक्ट टूलिंग होगा यहाँ पर कि क्योंकि आपको पता है कि जो वैक्स जो पैटर्न होगा वो आपको पहले से बना हुआ होता है, तो उसके अंदर हम वैक्स इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद में आप उसको असेंबल करते हो, असेंबल के बाद में आप सोलरी कोटिंग करते हो, उसके बाद में स्टोको कोटिंग करते हो, फिर आप क्या करते हो उसको हीटेड करते हो ताकि आपका जो वैक्स जो आपने डाला था जो इंजेक्ट किया था वो वापस आपका जो मेल्ट आउट हो जाए। उसके बाद में आप मोल्टन मेटल प्योर करोगे एंड उसके बाद में आप जब उसको सोलिडिफाइड करवाओगे तो सोलिडिफाइड के बाद में आप उसको क्या करते हो स्टेक आउट करते हो और वहाँ पर आपका प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो आपकी जो प्रोसेस हुई इनडायरेक्ट रैपिड टूलिंग का एग्जांपल है यहाँ पर। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 फुल फॉर्म ऑफ MEM। तो MEM का जो फुल फॉर्म है यहाँ पर ऑप्शन ए मेल्टेड एक्सट्रूजन मोल्डिंग, बी जो है मोल्टन एक्सट्रूजन मोल्डिंग, सी मेटल एक्सट्रूजन मोल्डिंग एंड डी जो है मल्टी एक्सट्रूजन मोल्डिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो मेल्टेड एक्सट्रूजन मोल्डिंग होता है। इसमें आपको समझ में आ गया हो कि जो आपका जो मेटल जो होगा वो यानी कि आपका जो जिस फॉर्म के अंदर होगा वो मेल्टेड होके फिर वहाँ पर एक्सट्रूजन के थ्रू आउट निकलेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या होता है, विच व्हाट मेटेरियल गिव फाइनेस्ट सरफेस फिनिश इन रैपिड प्रोटोटाइप टेक्निक, कि ऐसा कौन सा जो है मेटेरियल जो हमें फाइनेस्ट सरफेस प्रोवाइड कर सके। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन ए ABS होता है उसका मतलब होता है एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन स्टाइरिन एंड बी का मतलब होता है पॉलीलैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी नाइलॉन जो पॉलीमर है और ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपकी जो स्ट्रेंथ जो किस मेटल की हाई होती है तो नाइलॉन जो होता है उसकी स्ट्रेंथ हाई होती है, और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है जो टेम्परेचर होगा उसका यानी नाइलॉन का वो सबसे ज़्यादा होता है 230 से लेकर 260। अगर आपने नहीं देखा वो पिछले वीडियो के अंदर मैंने डिफाइन किया था। तो यहाँ पर जो है वो फाइनेस्ट सरफेस फिनिशिंग जो होती है वो यहाँ पर PLA पॉलीलैक्टिक एसिड के अंदर
फाइनल सरफेस मिलती है। ओके, आई होप आपको इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो ड्रिलिंग, मिलिंग एंड थ्रेडिंग आर द एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ प्रोसेस? ऑप्शन ए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन बी सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन सी फॉर्मेटिव मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ अबोव। तो सबसे पहले इन जो ये टाइप्स जो है आपका जो है इसको देख के समझ में आ रहा है कि ड्रिलिंग, मिलिंग और थ्रेडिंग में हम क्या करते हैं, मटेरियल को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। और जब मटेरियल रिमूव करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्योंकि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तो आपको पता है STL होता है, SLA होता है, SLS होता है या फिर FDM होता है। लेकिन एडिटिव में क्या करते हैं, लेयर बाय लेयर हम मटेरियल को ऐड करते हैं। लेकिन जो सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग उसमें क्या करते हैं, हम उसमें रिमूव करने का काम करते हैं। हम जो आपका जो एक्सेस मटेरियल होगा उसको रिमूव करते हैं, या फिर ड्रिलिंग के अंदर हम रिमूव करते हैं। होल जब बनाते हैं, होल जब हम फॉर्म करते हैं तो उस केस में हम मटेरियल को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग होगा। आप आई होप आपको 18 के 18 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि इन क्वेश्चन नंबर 19 ए हनीकॉम्ब टाइप इंटरनल स्ट्रक्चर कैन असिस्ट इन, कि हनीकॉम्ब टाइप स्ट्रक्चर जो होती है वो आपने STL अगर पढ़ा हुआ, स्टीरियो लिथोग्राफी अगर आपने पढ़ी है तो वहाँ पर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बनती है। ओके, तो केस जो है इंटरनल स्ट्रक्चर कैन असिस्ट ए रिड्यूसिंग इट ओवरऑल मास एंड वॉल्यूम, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग सपोर्ट विद इन ए पार्ट, एंड ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ विद इन ए पार्ट, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबोव। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी अगर किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर अगर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब आपका जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है और वो क्या करता है, रिड्यूस करता है और मास को वॉल्यूम को। इसका मतलब ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, तो जब भी अगर किसी भी मेटल के स्ट्रक्चर अगर इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब वो आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट और जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर मानी जाती है। ओके, उसके बाद में और अगर सबसे वीकेस्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो उसे गैसेट नाम से होता है, तो उसको हम सबसे वीक जो स्ट्रक्चर मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ए टेस्लेटेड मॉडल इज सेड टू बी वैलिड इफ देयर आर, आप आई होप आपको पता होगा टेस्लेटेड क्या होता है। STL फाइल की बात की हमने, STL फाइल में क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड टेस्लेशन फाइल। तो टेस्लेशन का मतलब यही जो है वो टेस्लेटेड डिफाइन किया गया है कि टेस्लेटेड मॉडल इज सेड टू बी वैलिड, कि टेस्लेटेड मॉडल कब वैलिड होता है, जब नो मिसिंग फेसेट, नो डीजेनरेट फेसेट या फिर नो ऑल ऑफ फेसेट, ऑल ऑफ अबोव। तो इसको समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखो क्या होता है कि जब भी हम STL फाइल फॉर्मेट को बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो पर्पज़ होता है हमारे पास जो STL फाइल फॉर्मेट का वो ये होता है कि आपको उस इन्फॉर्मेशन को इनकोड करो। तो इन्फॉर्मेशन को इनकोड करने का काम जो होता है वो टेस्लेशन करता है। कि अब वो टेस्लेशन क्या करता है, टेस्लेशन जो है वो ये करता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है या फिर आपका जो मॉडल है उसको क्या करता है, जो ज्योमेट्री आपने ट्रांसफर करी थी, राइट, STL फाइल में आप ज्योमेट्री तो सेंड करते हो, तो ज्योमेट्री जो आप ट्रांसफर करी थी उस फाइल में क्या करता है, उसको डाटा को क्या करता है, वो ट्राइंगल के फॉर्म में, लाइन के फॉर्म के अंदर क्या करता है, ट्राइंगल के फॉर्म में बनाने की कोशिश करता है। कि आपकी पूरी की पूरी सरफेस को क्या करता है, मतलब ट्रांसलेशन कैन बी डिफाइंड एज द टिलिंग ऑफ द सरफेस वन और मोर ज्योमेट्री। तो मतलब कि एक या एक से ज़्यादा फॉर्म के अंदर क्या करता है, आपको उसको ट्राइंगल में फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। आई होप आप समझ में आ रहा होगा कि आपको, अगर आपने टेस्लेशन नहीं समझा होगा तो मैं आपने पिछले वीडियो में समझाया था कि टेस्लेशन जो है वो किस तरह काम करता है, या STL फाइल फॉर्मेट किस तरह काम करता है, कि ट्राइंगल और लाइन के फॉर्म में, कि जब भी अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसको ट्राइंगल के शेप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, कि चाहे कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल बनाए लेकिन वो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब भी ट्राइंगल फॉर्म होगा तो उसके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, तो नो मिसिंग फेसेट। ओके, तो मिसिंग फेसेट का मतलब गैप नहीं होना चाहिए, डीजेनरेट फेसेस नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा डीजेनरेट हो रहा हो, या ओवरलैपिंग फेसेट मतलब एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के ऊपर आ रहा हो। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑल ऑफ अबोव, कि जब टेस्लेशन मॉडल तभी वैलिड होगा जब उसके अंदर ना तो कोई गैप हो, ना कोई ट्राइंगल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टेस्लेटेड मॉडल, तभी वैलिड होगा वहाँ पर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द प्रोसेस अवेलेबल इन कलर। तो SLA जिस टाइप का आप मेटेरियल यूज करोगे उसी टाइप के अंदर बनेगा। FDM जो आपका फ्यूज डिपोजिशन मोल्डिंग, MJM मल्टीजेट मोल्डिंग, एंड जो D जो है 3D प्रिंटर। तो आपको पता होगा 3D प्रिंटर के अंदर कलरफुल आपका प्रोडक्ट बनता है, तो इसलिए यहाँ पर जो प्रोसेस है वो अवेलेबल इन कलर के अंदर होगी, वो 3D प्रिंटर है आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मल्टीजेट मॉडलिंग। मल्टीजेट मॉडलिंग का अदर नेम जो होता है वो हम बात करते हैं कि मल्टीजेट मॉडलिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ नोजल्स हम यूज करते हैं या नोजल हेड हम यूज करते हैं जो कि डिपोजिशन करने का काम करता है, मतलब कि उससे जो फ्लूइड जो निकलेगा, जो कुछ जो मेटल आपका निकलेगा उससे, तो नंबर ऑफ मेटल वहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर FDM जो है वो यानी कि मल्टीजेट मॉडलिंग नहीं होता है। ओके, जो दूसरा है पॉलीजेट, एंड तीसरा 3D प्रिंटर, एंड चौथा एक्सट्रूजन। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी जो पॉलीजेट, तो मल्टीजेट मॉडलिंग जो है उसी को हम पॉलीजेट नाम से बोल सकते हैं, PJM।
और एमजीएम। एमजीएम का मतलब आपको समझा मल्टी जेट मॉडलिंग, और पीजीएम का मतलब पॉलीजेट मॉडलिंग। ओके, स्टेरोलिथोग्राफी इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटो पॉलीमराइजेशन। कि जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था तो उसमें आपको समझाया था कि पॉलीमराइजेशन जो आकर होगा वो लिक्विड के ऊपर ही होता है, मतलब फोटो सेंसिटिव जो पॉलीमर हमने लिक्विड पॉलीमर यूज किया था, या फिर मेल्टिंग जो लिक्विड जो है वो मेल्टिंग फॉर्म के अंदर मोल्टन मेटल के फॉर्म में था। तो हमने बताया था कि वहाँ पर जो फोटो पॉलीमराइजेशन जो आकर होता है वो स्टेरोलिथोग्राफी के अंदर होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो ट्रू है यहाँ पर। ओके, फोटो पॉलीमराइजेशन जो है उसी को आप बोल सकते हो कि स्टेरोलिथोग्राफी भी वही है। ओके, तो ऑप्शन ए इज ट्रू। ओके, उसके बाद 24 जो क्वेश्चन है इन लेंस जो है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो थर्ड किया था, शायद क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर मैंने समझाया था कि लेंस की जो फुल फॉर्म होती है वो लेजर इंजीनियर नेट शेपिंग प्रोसेस इज यूज टू फ्यूज एंड सोलिडिफाइड पाउडर। कि क्या यूज करता है जिससे वो मेटल को फ्यूज करता है और सोलिडिफाइड करता है पाउडर को। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्रावायलेट रे, ऑप्शन बी लेजर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबोव। तो हमें क्वेश्चन से जो इसकी जो फुल फॉर्म थी उसी से पता चल रहा है कि लेजर इंजीनियर नेट शेपिंग, तो यहाँ पर क्या कर रहा है यूज लेजर यूज कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। ओके, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसकी डेफिनेशन से हमें उसका ऑप्शन पता चल जाएगा या उसका जो आंसर जो है वो पता चल जाता है हमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 द मेन एडवांटेज ऑफ लेजर इंजीनियर नेट शेपिंग प्रोसेस इज, ऑप्शन ए लेस कॉस्ट, ऑप्शन बी सुपीरियर मटेरियल प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी लेस टाइम, और ऑप्शन डी लेस प्रोसेसिंग पोस्ट प्रोसेसिंग। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेन एडवांटेज होता है लेजर जो लेंस का वो ये होता है कि उसकी जो मटेरियल प्रॉपर्टी होती है वो सुपीरियर होती है, बहुत अच्छी होती है, तो मतलब कि जो सुपीरियर होगा। लेकिन इसका मेन डिसएडवांटेज भी क्या है, लिमिटेड मटेरियल है, कि जो यानी कि इसमें लिमिटेड मटेरियल जो है वो लिमिटेड है, इसलिए इसका डिसएडवांटेज भी यही होता है। लेकिन इसके मटेरियल की प्रॉपर्टी अच्छी है, सुपीरियर बोली जा रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन बी बोलते हैं। ओके, अगर यहीं अगर डिसएडवांटेज पूछता तो यहाँ पर लिमिटेड मटेरियल हम बता देते। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग इज डेवलप बाय सेलेक्ट एसएलएस जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन जो है उसके अंदर इसको डेवलप किया गया था। ओके, आयोग जो वीडियो जो बहुत ज़्यादा लेंथ थी तो मैं इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 डायरेक्ट मेटल डिपोजिशन, ये एक अलग जो है कि प्रोसेस आपकी। तो जो डायरेक्ट मेटल डिपोजिशन यूजेस, ऑप्शन ए लेजर, ऑप्शन बी सेंसर, ऑप्शन सी पाउडर मेटलर्जी, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पर बता देता हूँ कि जो DMD होता है जिसको डायरेक्ट मेटल डिपोजिशन बोलते हैं, उसमें लेजर का भी यूज होता है, सेंसर भी और पाउडर मेटल, ये तीनों प्रोसेस यूज होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी इज राइट। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन से नंबर 28 की बात करते हैं हम कि ऑल द ट्राइंगल कोऑर्डिनेट विद इन एन STL फाइल मस्ट बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो एंड सिमेट्रिक। मैंने अभी आपको समझाया था कि जब भी आप ज्योमेट्री जो ट्रांसफर करोगे STL फाइल के अंदर, तो टेस्लेशन क्या करता है, उसको उसकी पूरी की सरफेस को क्या करता है, ट्राइंगल के अंदर क्या कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। ओके, और उस ट्राइंगल के बीच में ना कोई गैप होता है और जो ट्राइंगल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए बात की जाती है कि जो ट्राइंगल जो कोऑर्डिनेट आपने बनाया, जो ट्राइंगल जब आप बनाओगे, जो ट्राइंगल किसी भी शेप के अंदर होगा, अगर यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है तो इस शेप के अंदर ट्राइंगल इधर बन जाएगा, तो इसके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। ओके, सो एक जो ट्राइंगल वो इस प्रकार यहाँ पर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कोई गैप नहीं होनी चाहिए, कोई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। अब पूछ रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ऑल द ट्राइंगल कोऑर्डिनेट विद इन एन STL फाइल मस्ट बी, कि आपका जो कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो भी हो सकता है, या सिमेट्रिक होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका जो STL फाइल का जो ट्राइंगल जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होंगे। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन से नंबर 29 द प्रोसेस सूटेबल फॉर द प्रोडक्शन पार्ट मोल्ड एंड डाइज डेट आर मेड आउट ऑफ टूल स्टील इज। हमने अभी प्रोसेस बात की थी कि जो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्शन पार्ट भी बना सकते हैं हम, और या फिर प्रोडक्शन पार्ट को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, मोल्ड भी बना सकते हैं, डाई भी बना सकते हैं। तो जो टूल स्टील आर मेड ऑफ आउट ऑफ द टूल स्टील इज, तो हम बता देते हैं कि SLS में हमेशा यूज नहीं करते, FDN में हम एक्सट्रूजन यूज करते हैं। लोम के अंदर आपको पता ही कि टेक अप्रोच सप्लाई रूल का हम यूज करते हैं जो उसके ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर जो DMD होता है डायरेक्ट जो यानी कि आपका जो हमने पिछले क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, तो DMD जो है वो यहाँ पर आपका मतलब कि एक तरीके से मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें आप मतलब मोल्ड को क्रिएट कर सकते हो, डाई भी बना सकते हो, प्रोडक्शन पार्ट भी बना सकते हो। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। इन FDM मोल्डल मटेरियल इज इनसाइड ए हॉट चैम्बर डजंट एक्सट्रूड थ्रू ए नोजल। क्वेश्चन का मतलब कि फ्यूज डिपोजिशन मोल्डिंग। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं फ्यूज डिपोजिशन मोल्डिंग में क्या होता है कि आपके पास एक्सट्रूजन हेड होता है। ओके, तो उस एक्सट्रूजन जो गैंट्री जो रोबोट होता है वो आपका अटैच होता है एक्सट्रूजन हेड से, जो एक्सवाई डायरेक्शन में मूव करता है, राइट। और जो आपका जो टेबल जो मूव करती है जे डायरेक्शन में मूव करती है। ओके, तो वहाँ पर एक्सट्रूजन हेड से जो रोलर से आपका जो सॉलिड फिलामेंट लगा हुआ होता है, तो सॉलिड फिलामेंट से जो आपका जो सॉलिड जो वायर बोल सकते हो या फिर सॉलिड फिलामेंट जब आएगा तो वो जब आपका एक्सट्रूजन नोजल से बाहर निकलेगा तो वो लिक्विड के फॉर्म में निकलेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इन FDM मोल्टन मटेरियल इज इनसाइड ए हॉट
चैम्बर डजंट एक्सट्रूड थ्रू ए नोजल, लेकिन एक्सट्रूजन से तो बाहर निकलता है, मतलब नोजल के थ्रू ही निकलेगा वो मटेरियल, इसलिए ऑप्शन जो है वो आपका फॉल्स है। ओके, तो ये कंडीशन, आई होप आपके 30 के 30 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।